आ, ओके। इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक एक मिनट में, प्रोग्राम शुरू होने से पहले तमाम अपना जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माइक्स को जो है वो प्लीज म्यूट कर लें अभी फिलहाल। जब आपको कहा जाएगा तब आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी सुनने वाले हैं और हमारे गेस्ट, प्लीज अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, बैकग्राउंड बहुत तंग करता है कई बार। और इसको ये किसकी आवाज है प्लीज? अबे इसको म्यूट करना है माइक को। कैन यू जस्ट म्यूट कर लीजिए, अभी म्यूट कर लीजिए और बाद में अनम्यूट कर दीजिएगा। अगर आप बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, इस पे अनम्यूट रहने दीजिए। मैं इस मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे गेस्ट का भी संजय उपाध्याय जी हैं, अरविंद पांडे जी हैं, कृष्णा कार्की जी हैं, राधे कृष्ण, शुभम बारी, रियांश तनेजा, ये हमारे गेस्ट हैं जो आज हमारे साथ रहेंगे, बहुत करेंगे। उसके अलावा भी हमारे अभी विवेक मिश्रा जी और भी कई लोग आए हुए हैं। मैं उन सबका भी जो जुड़े हुए हैं राजन जी के साथ, उनकी यादगारी, उनकी याद को ताजा करने के लिए हमारे साथ हैं। उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं, उनके बैचमेट हैं। मैं उन तमाम लोगों का और परिवार के भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोरोना के इस काल में बहुत से रंगकर्मी साथी हमें छोड़कर चले गए। हम सब जानते हैं उनकी उम्र नहीं थी, लेकिन कोरोना का ये दौर ऐसा चला, ये उम्र नहीं देख रहा। उस शख्स की, उस आदमी की, इंसानियत की इस धरती पे क्या जरूरत है, इसको भी नहीं देख रहा। वो छीन रहा है हमसे। और हमारे इस रंगकर्मी परिवार में बहुत से लोग हमसे चले। अगर मैं नाम गिनाने लग जाऊं तो ऐसे नाम भी होंगे इनको सुनकर हमें आश्चर्य होता है। हमारे पंजाब से ललित बहल साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, डायरेक्टर थे। चन्नी साहब, इनके बारे में सब जानते ही हैं, वो हमें छोड़ के चले गए। जबलपुर से हमारे बसंत काशीकर भाई, वो चले गए। एक ऐसा नाम थे जो जबलपुर के अंदर इसने थिएटर को मजबूती से पकड़ रखा था। और अजहर भाई जो कलकत्ता में हैं, जो हिंदी रंगमंच को और उर्दू रंगमंच को बहुत खूबसूरती से थामे हुए थे वहां पर। और देखिए अभी एक महीना पहले ही वो अपने जब उनको कोरोना ने पकड़ा उससे पहले भी वो एक्टिव थे। उन्होंने सेमिनार किया हिंदी नाट्य के ऊपर, और उसके बाद एक पूरा फेस्टिवल किया थिएटर का, जिसमें मैं भी गया था एक अपना शो लेकर वहां पर, और उनसे बात करता रहा, करने लगा। चलिए, ये दौर बड़ा मुश्किल गुजर रहा है और हमारी सबसे दुआ है कि भगवान सबको सुरक्षित रखे, ठीक रखे। मौत कोई भी हो बहुत दुखदाई होती है, किसी की भी हो, लेकिन ऐसे शख्स की मौत जो आपके साथ बहुत अहम से जुड़ा हुआ हो, बहुत प्यार से जुड़ा हुआ हो, वो जब चला जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ निकल गया हाथ से, करने का मौका था उनके पास। राजन जी ऐसे ही हमारे साथ। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं हमारे संरक्षक जिनके सानिध्य में हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें पहली सीरीज में हम लोग चित्रा जी को याद किया था, दिल्ली की चित्रा सिंह जी को, उनको याद किया था। जिनमें हमारे साथ जो थे सुरेश शर्मा जी, जो एनएसडी के डायरेक्टर थे, वो हमारे साथ थे। हमारे साथ आलोक चटर्जी थे और बाकी लोग भी थे हमारे साथ जो जुड़ने में। इस बार हमारे साथ भी बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर प्रताप सहगल जी से कहूंगा कि इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एक आगाज और रूप दे दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रताप सहगल जी। डॉक्टर प्रताप सहगल के बारे में बता दूं, ये हिंदी के बहुत विख्यात नाटककार हैं। इनके कई नाटक बहुत चर्चित हुए हैं। अभी रिसेंटली इन्हीं का नाटक जो है अन्वेषक, जो बहुत चर्चित हुआ है आर्यभट्ट के ऊपर, वो अभी कलकत्ता में हुआ था, जिसको श्री राम सेंटर की रेपर्टरी ने किया था। बाकी भी इनके बहुत बड़े दिल्ली के और हिंदुस्तान का बहुत चर्चित नाट्य हमारे लेखक हैं डॉक्टर प्रताप सहगल, और मेरी खुशी है कि हमारे कॉलेज ड्रामा सोसाइटी के वो संरक्षक हैं। मैं उनसे कहूंगा कि इस प्रोग्राम को थोड़ा आगाज दें। सभी को नमस्कार और अभिवादन। जाना तो अच्छा नहीं लगता, जाना लगता है। ये जो एक क्रिया है हमारी,
बहुत दुख देने वाली क्रिया हो गई है जाना। तो हर जगह जाने का मतलब यही नहीं होता था जो आज हम देख रहे हैं कि आज ये चले गए, आज वो चले गए, परसों वो चले गए। और रोज कोई ना कोई खबर आती रहती है, फोन बजता है तो लगता है कोई ऐसी खबर ना हो, और हो जाती है। जाना तो सबको ये है, अपनी उम्र लेकर कोई जाता है, समाज को देकर जाता है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता। लेकिन लगता है कि उन्होंने अपना एक सफल सार्थक जीवन जिया, समाज को जो देना था उन्होंने दिया। जो रंग की दुनिया है, अगर वो रंग कर्मी हैं या रंग लेखक हैं, नाटककार हैं, तो जो भी दे सकते थे उन्होंने दिया। और एक मुकाम वो भी आता है जब व्यक्ति को लगता है कि वो अपने को रिपीट कर रहा है, या वो लगता है कि चुक गया है, जो उसे कहना था वो कह चुका है, और अब वो कहता है तो बार बार वही बातें आती हैं जो वो पहले से कह चुका है। तब उस हालत में अगर कोई जाता है तो ठीक है, जरूर दुख होता है कि जब जाना हमेशा दुखदाई है, मैंने कहा। लेकिन फिर भी जब इस उम्र में कोई जाता है जो अभी खुल रहा है, जो अभी खिल रहा है, जो भी दे रहा है, जिसमें भी संभावनाएं हैं और संभावनाएं खुल रही हैं, तब दुख जरा ज्यादा होता है। जो नाम लिए इन्होंने, एसएम अजहर का नाम लिया, चित्रा का नाम लिया, काशीकर का नाम लिया, और कई इस तरह के आप लोगों के, आप जानते हैं कि आपके ये पूरा एक हमारा जो रंग समाज है, जो रंग परिवार है, इसी तरह से एक साहित्य का समाज है। वहाँ भी बहुत से लोग चले गए इसी कोविड के चक्कर में। और कला का एक बहुत बड़ा समाज है, बहुत सारे कलाकार। तो एक एक सामूहिक जो हमारा रिश्ता बनता है कलाओं के साथ, उसमें से लगता है धीरे 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 बहुत क्षति हुई है और हो रही है। ये क्षति कैसे पूरी होगी कहना मुश्किल है। अब नए लोग किस तरह से अपने जगह बनाएंगे, कैसी अपनी संभावनाएं तलाशेंगे, ये भी प्रश्न जरूर हमारे सामने आता है। लेकिन जो दे गए, राजन से मेरा कोई ऐसा सीधा रिश्ता नहीं था। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि राजन यहाँ दिल्ली में एनएसडी के वहाँ के ग्रेजुएट थे और अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक जो हमारा आंतरिक संबंध होता है, आप जानते हैं ये रंग की दुनिया भी अब कोई बहुत छोटी दुनिया नहीं रही। ये कोई 60 और 70 का दशक नहीं है कि जब बहुत थोड़े से रंगकर्मी होते थे और एक दूसरे से परिचित होते थे, एक दूसरे से मिलते थे, जानते थे। लेकिन अब वो विस्तार हो गया है, बहुत विस्तार हो गया है। पिछले 50-60 सालों में हम देखते हैं कि बहुत सारे संस्थान भी खुल गए, संस्थाएं भी खुल गई, सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर। और अपने जो एक रंग पीढ़ी, हर बार एक नई रंग पीढ़ी हमारे सामने आती है, तैयार होती है। तो समाज बहुत बड़ा हो गया है, अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है। और तरह तरह की संभावनाएं हमारे सामने खुल रही हैं। राजन का जाना उसी तरह से दुखदाई है जिस तरह से किसी भी ऐसे रंगकर्मी का जाना जिसका अभी समय नहीं था जाने, जिसके पास अभी और काम करने की बहुत संभावनाएं थी, और बहुत तो उनके पास अभी बहुत कुछ जिनसे हम ले सकते थे, समाज ले सकता था, वो उनका जाना दुखद होता है। और आज बहुत सारे मित्र मेरे यहाँ मौजूद हैं जिनका उनके साथ एक अंतरंग रिश्ता रहा है, और वे बेहतर तरीके से उनके बारे में बता पाएंगे। और मैं भी उनको और बेहतर तरीके से मुझे जानने का, हालांकि ये अवसर तो बहुत अच्छा अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे उनके बारे में बहुत सारी और मालूमात ज़रूर होंगी, और उन पर अपनी एक अलग तरह की राय भी हो सकता है मेरी बनने। तो मैं रवि से गुजारिश करूंगा, तो एक शुरुआत करनी होती है, एक रस्मी तौर पर शुरुआत मुझे करना चाहिए। आ, रवि इसको जिस तरह से चाहें आगे बढ़ाएं। रवि। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका मार्गदर्शन चाहिए था, हो गया। के राजन जी, जैसा आपको मालूम है कि केरला राज्य से थे, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वो एक्टिंग कोर्स करने के बाद वो अपने काम में जुट गए, और उनका अपना थिएटर ग्रुप था, दिल्ली में भी करते रहे। उसके बाद भोपाल में, जैसा बताया गया, जब एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा खुला गया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर वो काम वहाँ करते थे संजय बाई के साथ। संजय बाई वहाँ डायरेक्टर थे, शुरुआती डायरेक्टर से लेकर 10 साल उन्होंने वहाँ पर लगभग
7-8 10 साल संजय भाई के साथ। संजय भाई जो एक बहुत बड़ा नाम है हमारे रंग जगत में, इंटरनेशनल फेम नाम है संजय उपाध्याय जी का। पटना से हैं आप, उनको कौन नहीं जानता। जो रंग कर्म कर रहा है, जो नाटक कला में है, वो संजय भाई से अपरिचित बिल्कुल नहीं होगा। और जैसा राजन जी के साथ मेरी एक दोस्ती सिर्फ 1 हफ्ते की थी। वो 1 हफ्ता वो था जब संजय उपाध्याय जी जब डायरेक्टर थे एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा के 2017, 18 और 18-19 के बैच में मुझे वहाँ पर इंटरेक्शन के लिए बुलाया गया था नए स्टूडेंट के साथ। और वो 1 हफ्ता जो नाटक चल रहे थे पूरा, तो मैं उस 1 हफ्ते में संजय भाई के बुलावे पे वहाँ गया था। वो 1 हफ्ता मेरा जो था राजन जी के साथ कमरे में रहना, हम दोनों एक ही कमरे में थे। उस 1 हफ्ते के अंदर इतनी आत्मीयता हमारी बन गई थी, इतना कुछ हम एक-दूसरे के प्रति जान गए थे। मैंने उनको चरित्र के रूप में बहुत गंभीर किस्म का आदमी माना। मुझे कई बार लगा ये आदमी थिएटर में कैसे हो सकता है? ये इतना गंभीर, बोलने में भी इतना गंभीर है। बात करने के बाद उसका लगता था कि उसके बात के अंदर एक गहराई पनपती थी। मुझे उस 1 हफ्ते में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि वो हफ्ता मेरा था बहुत यादगारी हफ्ता था। मैं इस बात को स्वीकार, जब भी मैं उस 1 हफ्ते को याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे ज़िंदगी के कुछ अहम पलों में अगर मैं याद करूँ इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और एक दोस्ती के नाते वो 1 हफ्ता मेरे को हमेशा याद रहेगा। अ, मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई और राजन के बड़े भाई के रूप में भी श्री संजय उपाध्याय जी को, कि आपके साथ उनका वक़्त कैसा था? आपके साथ काफ़ी समय उन्होंने बिताया, अपनी नौकरी का जो भी उन्होंने रखा, अपने साथ बिताया 8 साल के आपके साथ उनके साथ रहे। एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा के नींव रखने में आप उनका कुछ यादगारी पल हमारे साथ उनके साथ बिताए हुए। मैं संजय उपाध्याय जी से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपनी बातें हमारे बीच में रखें। संजय उपाध्याय जी। जी, शुक्रिया रवि तनेजा जी। आवाज़ है ना? हाँ जी, आवाज़ आ रही आ है? रही। जी। तो और भी जितने भी हमारे मित्र हैं, जुड़े हैं इस स्मृति सभा या राजन की स्मृतियों को साझा करने के लिए जितने भी हमारे मित्र जुड़े हैं, उन सबों को मैं अभिवादन करता हूँ। और क्योंकि राजन एनएसडी में जब राजन थे तो उनके बैच के हैं विवेक मिश्र, जो अभी हम लोगों के बीच हैं, अभी वो भी अपनी बात रखेंगे। वो 1 साल मैं सीनियर था राजन से, तो 2 साल तक आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हम लोगों ने साथ बिताए, हॉस्टल में साथ रहना, स्कूल साथ जाना। रास्ते पहुंच गए। तो किसी की आवाज आ रही, प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लें प्लीज, आपकी आवाज बहुत आ रही है पीछे। माइक को म्यूट कर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग साफ होनी चाहिए। यस सर। जी, तो मैं ये कह रहा था कि राजन के साथ तो हमारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ही संबंध रहा है और मैं 1 साल सीनियर था, हमारे साथ 2 साल जैसे विवेक मिश्र और राजन या पूरा बैच जो था वो सब हम लोग साथ ही रहते थे, एक दोस्त की तरह। और मैं तब से राजन को देख रहा हूँ कि काफी गंभीर, जैसा कि तंजा जी ने कहा कि एक सेल्फ सेंस, ये कहा जा सकता है कि इंट्रोवर्ट किस्म का उस वक्त भी था जब एनएसडी में वो पढ़ाई कर रहा था। लेकिन मैं ये देखता था कि वो अलग अलग अकेला, वो ग्रुप से कट के, ग्रुप में बहुत ज्यादा एक होता है ना कि मिलजुल कर रहना, तो मिक्सअप होके रहना, लेकिन अलग उसकी दुनिया थी और वो किताबों की दुनिया थी, किताब पढ़ता था। और क्योंकि के राजन केरला से है और वहाँ त्रिचूल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ से भी उसका साबका रहा है और वहाँ से फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद वो फिर फ्रांस चला गया, तो फ्रांस में 1.5-2 साल रहा और वहाँ से
जो हायर स्टडी होती है डायरेक्शन की या थिएटर की, उससे वो कोर्स करके और फिर वापस आया। तो इस तरह से वो बड़ा ही उसके अंदर विद्वता भरपूर थी, बहुत पढ़ा लिखा था। और वो मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ज़माने से ही देखा। जब मैंने उससे पूछा भी था कि तुम्हारा ये इंटरेस्ट कैसे जगा, तो बोला कि मैं केरला से ही वो लिटरेचर, आर्ट और त्रिचूर स्कूल ऑफ ड्रामा से ही वो उसको वो आदत लगी थी पढ़ने की, और वो पढ़ता रहता था। और पूरा एक वैश्विक जो जानकारी होती है थिएटर की, वो उसके पास राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब वो विद्यार्थी हुआ करता था, तब से ही उसके पास वो समझ थी। और थिएटर को समझने का उसका जो नजरिया है, वो बिल्कुल ही आम जो रंगकर्मी होते हैं उससे अलग था, क्योंकि वो डायलेक्टिक्स में विश्वास करने वाला बंदा था। जो समाज का जो द्वंद्व है या जो द्वंद्वाद है, जिसमें कि सामाजिक जो ताना बाना, उथल पुथल, ये सारी जो चीजें हैं रंगमंच में, तो उस दृष्टि से वो नजर रखता था, उसका नजरिया था। और पॉलिटिकली बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि वो अवेयर था, और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड का था वो लड़का। और पढ़ाई, जब मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में जब गया बतौर निदेशक, तो उसने ज्वाइन किया एज फैकल्टी, और वहाँ वर्ल्ड ड्रामा पढ़ाने के लिए उसको हम लोगों ने बुलाया था, और वो फैकल्टी के रूप में वो था। तो मेरे 8 साल के दरमियान उसने हर बैच के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के बीच में वो काफ़ी लोकप्रिय था। और उसके पढ़ाने का जो तरीका है, वो बड़ा ही यूनिक था, और जो टीचर्स होते हैं उनसे वो बिल्कुल ही अलग था। क्योंकि तो हिंदी भी उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, अंग्रेजी भी उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब टूटी फूटी अंग्रेजी हिंदी का वो प्रयोग करता था अपने क्लास में। और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो स्टोरी टेलिंग की तरह, वर्ल्ड ड्रामा जैसा एक ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट, उसको भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी की शैली में, स्टोरी टेलिंग की शैली में वो बच्चों को पढ़ाता था। और उसके सिर्फ वर्ल्ड थिएटर में कब किस कालखंड में क्या घटना घटी, कौन सा थिएटर कब था, कौन प्लेराइट कब आया, इसमें ये सब तो पढ़ाता ही था। उसके साथ साथ कुछ विद्यार्थी भी हैं जो जुड़े हैं हमारे साथ, वो भी बताएंगे। उसके साथ साथ उस कालखंड, उस पीरियड का जो समाज था, उस समाज के अंदर जो पॉलिटिकल जो द्वंद्व था या जो सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट थे, उसको भी साथ लेकर वो चलता था। और बच्चों को बहुत ही आसानी से कहानी कहते कहते और चीजों को समझा देने वाला राजन बड़ी दिन पढ़ाकू किस्म का रंगकर्मी था। और मेरे साथ तो उसकी दोस्ती थी, हम लोग दोस्त थे एनएसजी के ज़माने से ही, क्योंकि वो भी सीरियस किस्म का आदमी था। और स्कूल के दिनों में मैं भी बड़ा ही रिजर्व किस्म का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा मिक्सअप वाला मेरा भी नेचर नहीं था। तो हम दोनों एक दूसरे को एक ही तरह से पाते थे, और हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन अच्छा खासा होता था। और क्योंकि वो भी पढ़ता लिखता था और मैं भी पढ़ने लिखने में हमारा भी इंटरेस्ट था, और पॉलिटिकली मैं भी काफ़ी अवेयर था। तो हम लोग पॉलिटिक्स पे घंटों बातें करते थे, और देश समाज की बातें, दुनिया की बातें। तो राजन के का बड़ा ही मिलनसार और विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय, और विद्यार्थियों से कंसर्न, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी विद्यार्थी हो, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता था, उस प्रॉब्लम से वो जुड़ जाता था। और बहुत सारे प्रॉब्लम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर के पास डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उस प्रॉब्लम को राजन के माध्यम से हमारे पास तो समस्याएं आती थी। और राजन ही एक तरह से कहा जाए कि वो सेतु का काम करता था विद्यार्थियों और मेरे बीच में। और चाहे किसी विद्यार्थी की तबीयत अगर कोई खराब हो गई, या कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आ गया, उसको गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाना, वहाँ उसको दिखवाना, और उसकी दवाई वगैरह सारा कुछ उसका इंतजाम कराना, ये सब काम तो एक तरह से सोशल भी काफ़ी था अपने विद्यार्थियों के बीच में। और बहुत बार ऐसी घटनाएं घटी कि मुझे पता भी नहीं चलता था, और वो काम विद्यार्थियों को सॉल्व कर देता था अपने स्तर पे। तो इसलिए एक टीचर के रूप में तो बेहतरीन टीचर था ही।
और वर्ल्ड ड्रामा को लेकर जिस तरह से उसका नजरिया था, परसेप्शन था, वो अलग किस्म का था और टीचर्स से। उसके साथ साथ बहुत ही विद्यार्थियों को लेकर कंसर्न और उनको उनके प्रति वो काफी ये जुड़ा हुआ, उनके सुख दुख में वो शामिल रहता था। इसके साथ साथ राजन में एक और जो विशेष जो मैंने बात देखी, तो वो खाने पीने में बड़ा ही शौकीन था। उसको प्रतिदिन नॉन वेज चाहिए और खाना और पीना ये उसकी आदत में शामिल था। शाम के वक्त में वो प्रतिदिन या तो मछली का बहुत ही शौकीन था और मछली तो खाता ही था, और वेजिटेरियन में वो करेला बहुत खाता था, करेला का वो प्रेमी था, और मैं भी करेला बहुत खाता हूँ। तो लंच के वक्त वो इंतजार करता था कि संजय का टिफिन जो है आएगा, उसमें करेला की सब्जी होगी या भुजिया होगा। तो इंतजार करता था और बोला, संजय करेला करेला खिलाओ, करेला खिलाओ, और टिफिन से वो करेला निकालना, उसको फिर खाना। या जब वो बनाता था मछली वगैरह कभी, तो मेरे लिए मछली लेकर आना, संजय तुम्हारे लिए आज अपने हाथ से बना हुआ मछली खिलाऊंगा। मैं भी इंतजार करता था कि राजन आज तुमने मछली नहीं खिलाई। और उसका एक और था कि संडे के संडे जब छुट्टी होती थी, तो वो मछली मारने का बहुत शौक था उसको। तो उसने बंसी जो होता है मछली मारने वाला, उसने देखा कि वो खरीद के और उसने रखा हुआ है। स्कूल आया था तो देखा उसको लपेट के और ले जा रहा है। मैंने कहा ये क्या है? बोला कि यार मैं मेरी संडे को मैं बोर हो जाता हूँ, क्या करूँगा। तो वो नदी किनारे, भोपाल तो तालों का शहर है, तो वो किसी न किसी में के किनारे वो बैठ कर मछली मारता था। और मैंने उसको एक दो बार मजाक भी किया कि ये मछली मारना गैर कानूनी है, तालाब में हर किसी को अलाउड नहीं है। तो बोलता था कि नहीं, जहाँ ढेर सारे लोग बैठकर मारते हैं किनारे बैठ के, तो वहाँ मैं भी उनके बीच में घुस के और मैं मछली मारता हूँ। और उसी को उसको बनाना भी पसंद था, और मछली जो है मारना, फिशिंग करना उसको बहुत ही शौक था पढ़ने के अलावे। ये सब कुछ उसके शौक थे जो मैं जानता था। और राजन असमय चला गया ये इस पेंडेमिक पीरियड में, इस कोरोना के काल में, जो कि हमारे बहुत सारे मित्र हमसे बिछड़ गए, उनकी सांसें चली गई। तो राजन का जाना अप्रत्याशित था मेरे लिए भी, और भी उसके जितने भी शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, उन सबों के लिए भी, क्योंकि अभी उसको बनने के क्रम में था और उसकी बहुत इच्छा थी कि हम कुछ अच्छा करें। एज डायरेक्टर, बतौर निर्देशक, मैंने उसको हर साल एक नाटक उसको प्ले डायरेक्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करता था, और शेक्सपियर के ऊपर उसकी मास्टरी थी। ग्रीक जो प्लेज होते हैं उस पर उसकी बड़ी मास्टरी थी, और लगातार वो शेक्सपियर के नाटकों को लेकर बड़े अच्छे प्रोडक्शन उसने किए। एज टीचर, एज डायरेक्टर, एज मतलब जिसको कहा जाए कि मैनेजमेंट का जो होता है, थिएटर मैनेजमेंट, उसको लेकर भी उसकी समझ बहुत अच्छी थी। और जब मैं 8 साल के बाद जब मैं निकला, उसके कुछ दिन के बाद ही पता चला कि राजन को एमपी ड्रामा स्कूल से उसको हटना पड़ा। और क्यों हटना पड़ा ये एक अलग कहानी है, और वो एक अलग राजनीति है। क्योंकि वो ऐसा बेहतरीन टीचर था कि किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए ये गौरव की बात थी कि के राजन जैसा टीचर उसके पास है जो विद्यार्थियों को वर्ल्ड ड्रामा पढ़ाता हो। तो पता नहीं क्यों मेरे हटते ही उसको वहाँ से हटाया गया, और वो बहुत दुखी था। उसने कहा, संजय मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया। तो इस बसा बसाया घर जिसको कहा जा सकता है, या एक घोंसला, वो उजड़ गया उसका। फिर उसको बाद में वो फ्रीलांसिंग करने लगा, कभी दिल्ली कभी भोपाल। भोपाल में उसने उसने अपना मकान खरीद लिया था, और अपने पैसे से और अपनी सब मिलकर उसने अपना मकान भी भोपाल में ले रखा था, ताकि उसको मालूम था कि मुझे यही भोपाल में ही रहना है, और यहीं से मतलब रिटायरमेंट तक उसको मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में बतौर टीचर वो रहेगा और पढ़ाएगा। लेकिन अचानक उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, और जो हमारे बाद के जो निदेशक है, तो उसने उसको हटा दिया। जिसकी स्थिति
स्थिति ऐसी हुई कि बेचारा बहुत ही आर्थिक मोर्चे पे कमजोर हो गया था और बहुत ही उदास था। और मैं उसको बोलता भी था कि चलो फ्रीलांसिंग करो या तुम अपने हक की लड़ाई लड़ो कि तुमको क्यों हटाया गया, जबकि तुम जो पढ़ाने में तुम सक्षम थे, तुम्हारा अटेंडेंस भी अच्छा है, विद्यार्थियों के बीच में तुम लोकप्रिय हो, तो तुम अपना हक के लिए लड़ाई लड़ो। लेकिन उसका यही कहना था कि क्या संजय छोड़ो, अब मैं मेरा मन ये हो गया, उचट गया और बहुत ही उदास रहने लगा। फिर पता चला कि बीमार पड़ गया और कोरोना ने उसको अपने लपेटे में ले लिया और वो हम लोगों को छोड़कर अचानक चला गया। तो मुझे लगता है कि एक फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन में भी था वो, और जिसकी वजह से वो फिर आने वाले दिनों में मतलब इससे कोविड ने उसको अपने जाल में फंसा लिया और वो बेचारा हम लोगों के बीच से चला गया। तो मुझे बहुत ही अफसोस होता है और मैं जब मुझे पता चला कि वो हम लोगों के बीच नहीं है और उसकी वाइफ भी जितना जब कहा जाता है ना कि मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन बट इन ए बटालियन, तो उसके ऊपर चारों तरफ से उसकी पत्नी भी जो थी वो भी कोरोना से पीड़ित हो गई, पता चला मुझे। और तो इसके बाद मैं बहुत ही परेशान रहने लगा, लेकिन कुछ संपर्क में नहीं आप कोई था मेरा, उनकी पत्नी का फ़ोन भी नहीं था, मैं किसी के संपर्क में भी नहीं आ पा रहा था। तो हम अचानक ये सारी स्थितियाँ हैं। राजन को लेकर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो कितना अच्छा टीचर था, कितना अच्छा डायरेक्टर था, कितना अच्छा अभिनेता भी था, वो बताता था अभिनय करके। और उसके साथ-साथ मैनेजमेंट का भी उसके पास बहुत अच्छा सेंस था और पढ़ाकू था और एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि वो मिनी एनसाइक्लोपीडिया था थिएटर का। किसी भी विषय में, थिएटर का कोई भी विषय हो, उस अगर राजन अगर हम सब लोग जब समझ में नहीं आती थी बातें, तो राजन से हम ये कहते थे कि राजन बता देगा और राजन के पास अगर वो प्रॉब्लम उसके पास रहती थी छुट्टी में, यूँ बताता था, ये यहाँ का प्रॉब्लम है, यहाँ का थिएटर है, वर्ल्ड के इस कोने का किसी भी मतलब क्षेत्र से बात उसकी हो रंगमंच से रिलेटेड, वो बता देता था। तो मैं तो उसको मानता था कि एक चलता-फिरता एक एनसाइक्लोपीडिया था, मिनी थिएटर साइक्लोपीडिया। इस तरह के लोगों का रहना बड़ा ज़रूरी था और इसकी इच्छा थी कि आने वाले दिनों में हम एक किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाकर और हम जीवन वहीं से गुजार दें या थिएटर उसका अपना ग्रुप था दिल्ली में, तो बीच-बीच में हमसे बातें भी होती थी। वो कहता था कि थिएटर दिल्ली वाला भी थिएटर मेरा जो है वो छूट रहा है, नहीं हम काम कर पा रहे हैं। तो बीच-बीच में हमसे छुट्टी लेकर दिल्ली भी जाया करता था और प्रोडक्शन करके चला आता था। और मैं इसको इतनी छूट दे रखी थी मैंने, जब मैं था निदेशक तो मैं उसको बोलता था कि उसका अगर शेड्यूल नहीं था, पढ़ाने का कोई शेड्यूल नहीं रहता था, तो उसको मैं बोल देता था कि जाओ प्रोडक्शन करके चले आओ। और वह जाता था, प्रोडक्शन करके आ भी जाता था। बीएनए में उसको एक बार ऑफर आया बीएनए से, मैंने उसको कहा अलाउ किया कि जाओ ठीक है, एक एप्लीकेशन लिख के जाओ और हमारे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का नाम भी रोशन हो रहा है कि हमारा टीचर बाहर में जाके प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसमें बुरी बात क्या है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी, इससे बहुत पड़ती थी। तो कहने के लिए तो बहुत ढेर सारे संस्मरण हैं और उतनी सारी बातें संभव नहीं है। तो मैं उसकी स्मृतियों को सलाम करता हूँ, उसकी याद को सच्ची श्रद्धांजलि उसके प्रति ये होगी कि राजन जिस तरह से थिएटर के प्रति कमिटेड और समर्पित रंगकर्मी था, वो समर्पण आने वाली पीढ़ी या नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उसी समर्पण, उसी कमिटमेंट के साथ थिएटर को करें और थिएटर को जिए, तभी उस सच्ची श्रद्धांजलि होगी राजन के प्रति। तो मेरा एक अच्छा दोस्त जो बहुत ही मिलनसार, खुल के हँसने वाला, हँसता था तो उसकी हँसी बड़ी यूनिक थी और उसकी हँसी मतलब जब हँसता था तो पूरे कैंपस में गूंजने वाली हँसी उसकी थी। और जब वो मजाकिया भी बहुत था, चुटकुला भी बहुत सुनाता था और मुझे कभी-कभी ये लगता था कि ये वही राजन है जो एनएसडी में इतना गंभीर रहने वाला लड़का और जब एमपीएचडी में हमारे साथ रहता था, तो इतना खुल के और इतना सहृदय और काफ़ी ईमानदार व्यक्ति था, ईमानदार रंगकर्मी था।
तो मैं राजन को अपनी तहे दिल से उसको याद करते हुए, उसकी स्मृतियों को याद करते हुए सलाम करता हूँ और अपनी पूरी संवेदना उसके परिवार के प्रति व्यक्त करता हूँ। तो मुझे लगता है कि और भी लोग हैं जो इसके बारे में बहुत सारी बातें कहेंगे और मुझे भी सुनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पक्ष होंगे जो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन खाने पीने में बहुत शौकीन था और बहुत ही एक तरह से कहा जा सकता है कि मस्त और अल्हड़ किस्म का तो ऐसे व्यक्तित्व थिएटर में होंगे तो मुझे लगता है कि थिएटर के लिए वो बड़ा ही पॉजिटिव साइन है और अच्छा साइन है, क्योंकि हम रंगमंच करते ही इसीलिए हैं ताकि समाज को एक बेहतर समाज की परिकल्पना कर सकें। वैसे इस तरह का दृष्टिकोण, इस तरह का नजरिया, इस तरह का पॉलिटिकल अवेयरनेस एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ वो थिएटर कर रहा था और एक कहा जा सकता है कि वो एक जीवंत रंगकर्मी था जो प्रोग्रेसिव प्रगतिशील विचार था। रंगमंच रंगमंच में इस विचार वाले रंगकर्मियों की संख्या कम हो गई है, तो वो कमी भी हमको खलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को नहीं समाप्त करता हूँ। तनेजा जी। शुक्रिया संजय भाई, आपने बहुत अच्छी बातें कही। जैसा प्रताप सहगल जी ने लिखा है भी आपके बारे में कि एक मित्र ही उनके अंदर की बात को जान सकता है, और आप सच्चे मित्र के रूप में उनके अंदर क्या था, उनके बाहर क्या था, एक बहुत अच्छी बात आपने और उनकी बहुत अच्छी व्याख्या आपने की उनकी अंतर्मन को। आपने कहा कि वो अपने छात्रों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। ये बात मैंने भी देखी थी जब मैं उन दिनों उनके पास था, और जब उन छात्रों से इंटरेक्शन हो रहा था या फिर जो छात्र उस समय छात्रवृत्ति ले जा रहे थे, जो 2017 तक के बैच के थे जिसमें मेरा अपना भतीजा भी था, तो मैंने उन छात्रों से जब बात की थी तो मुझे राजन सर के बारे में बहुत सारी बातें पता लगी कि उनको सबसे लोकप्रिय दो ही टीचर उनको लगे थे, एक संजय भाई और दूसरा राजन सर, जिनके बारे में वो दिल से बात करते थे, खुश होकर बात करते थे। उनके कुछ स्टूडेंट्स हमारे बीच में हैं, तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ राधे कृष्णा को। राधे कृष्णा को थोड़ा जल्दी जाना भी है, उसको किसी दूसरी मीटिंग में जाना है। राधे कृष्णा को बताऊँ कम शब्दों में, एक एज ए टीचर उनके साथ आप एक स्टूडेंट के तौर पे आपने उनको कैसे देखा, एज ए टीचर आपने उनको कैसे देखा, क्या संबंध थे, उनके पढ़ाने का तरीका क्या था, क्यों इतने लोकप्रिय थे। तो मैं राधे कृष्णा को बोलूंगा कि वो आए और अपनी बात करें हमारे बीच। राधे कृष्णा। सबसे पहले थैंक यू रवि सर, आपने ये ऑर्गेनाइज किया। सच बताऊं, व्यक्तिगत तौर पे जब से राजन सर गए हैं ऐसे बहुत सारे मौके रहे हैं जब मैं अकेले बैठा हुआ हूँ, एंड उनकी जो स्मृतियां हैं, उनके मेमोरीज, उनका जैसे सर ने बोला उनका एक टिपिकल बोलने का लहजा था, एक पर्टिकुलर एक्सेंट था जो ना हिंदी था, ना तमिल था, ना इंग्लिश था, मतलब अलग ही, वो सिर्फ राजन सर का एक्सेंट हो सकता है। एंड वो अभी जस्ट सर ने जब बोला तो एक इंसिडेंट मुझे याद आ गया। राजन सर को जाना था और उन्होंने क्लास में बोला कि कल से मैं जा रहा है, तो शायद शुभम बारिया, हर्ष और एक कोई मेरा बैचमेट था, उन्होंने कहा कि सर क्या आप हमें गाड़ी की चाबी दे सकते हैं अपनी। तो राजन सर इज लाइक कि हाँ गाड़ी की चाबी दे दूंगा लेकिन गाड़ी नहीं दूंगा। सो ही वाज ऑलवेज अ वेरी फनी पर्सन। एंड अगर क्लास के एज अ स्टूडेंट में बात करूं, अगर किसी भी टीचर का सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे जीवन में रहा है, थिएटर से स्पेशली बोलूं तो उनका ही रहा है। थिएटर में जो एकेडमिक्स पार्ट है उसके प्रति मेरा रुझान हमेशा से बहुत रहा था, जानने के लिए कि दुनिया में कैसे थिएटर को कैसे समझा जाता है, कैसे किया जाता है, एंड वो एक बहुत ही अहम जरिया बने मेरे लिए। मुझे अगर फर्स्ट क्लास, अगर मैं अभी भी मुझे याद है जब उनका फर्स्ट क्लास था, उन्होंने एक चीज कहा था कि एक जो प्लम्बर होता है वो प्लम्बर भी बहुत इमेजिनेशन, बहुत क्रिएटिविटी से पानी कैसे ऊपर तक लेगा करता है, लेकिन क्या वो एक आर्टिस्ट है? जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है, जिसका जवाब उन्होंने खुद भी नहीं दिया था। लेकिन उनके क्लास में सबसे बेहतरीन चीजें यही थी कि वो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हम तक लाते थे, और उन सारे इंफॉर्मेशन को अगर हम सारे इंफॉर्मेशन का अध्ययन अगर हम अच्छे से करें तो ढेरों सवाल पनपते थे, और एक छात्र के हिसाब से
वो सारे सवाल एक टीचर, वो बेहतर मेरे हिसाब से एक टीचर यही सबसे अच्छा काम कर सकता है कि छात्र के मन में बहुत सारे सवाल, सटीक सवाल ला सके जिसका जवाब छात्र ढूंढे और अपने अंदर वो जो आर्ट क्या है उसे पा सके। इसीलिए राजन सर, जैसे मैंने कहा, उनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर। पर्सनली मैं शायद थोड़ा लकी था। एक्चुअली उनके सारे स्टूडेंट्स ही फील करेंगे कि उन्हें सर बहुत पसंद करते थे, लेकिन मैं जानता था कि वो मुझे बहुत पसंद करते थे, तो बहुत निकट रहा हूँ उनके। इवन पास आउट होने के बाद भी हफ्ते में एक दो बार बातचीत होती थी। विपश्यना से जब मतलब 10 दिन अपने परिवार, पूरी दुनिया से जब मैं दूर था, तो सबसे पहले मैंने अपने मम्मी पापा को कॉल किया, फिर राजन सर को कॉल किया। सो मेरे जीवन में उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था क्योंकि मैं शेयर करना चाहता था कि मैंने क्या अनुभव किया उस दौरान, मैंने क्या सब अनुभव किया। एंड उनके जाने के बाद, जैसे बोलते हैं ना, बहुत रेयर होते हैं कुछ मेंटर्स आपके होते हैं जो आपके दोस्त भी होते हैं, जो आपके कभी कभार पिता भी बन सकते हैं, जो आपको डांट भी सकते हैं। उन्होंने मुझे डांटा भी है, उन्होंने बहुत प्यार भी दिया है, उन्होंने बहुत क्या बोलते हैं, आगे बढ़ो, इतना ये सब मत करो, ये सब वगैरह वगैरह, बहुत सारी स्मृतियां उनके साथ हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर कहूँ ये बात, अगर उनसे हम सब ने कुछ सीखा है वो है खुश रहना, बाकियों को खुशी देना, बाकियों को मदद करना। एंड दैट इज समथिंग आई विश कि हम ये कर सकें, और उनसे अगर हम कुछ ले सकें और जिसको हम आगे बढ़ा सकें, वो वही है। उनका जो स्पिरिट था, द वे ही लिव्ड हिज लाइफ, दैट वाज ब्यूटीफुल। एंड गिव लव, गिव रेस्पेक्ट। इवन मैं उनसे इतना छोटा था, सबसे मैंने ये सभी के साथ देखा है, द वे ही यूज्ड टू टॉक विद एवरीवन, लड़कियों से हो, छोटे तबके के लोग हो, जो भी जैसे भी हो, द वे ही यूज्ड टू गिव लव एंड रेस्पेक्ट, उनके टोन में जो था, दैट लव एंड रेस्पेक्ट, दैट इज समथिंग, दैट सेंसिबिलिटी व्हिच ही हैड is something which we have to learn. And I can only say that I used to love him a lot and I still do it, and I miss him every day. हर दिन एक ना एक ऐसा मौका रहता है, एंड जब मुझे सच बताऊं तो अभी तक मुझे यकीन भी नहीं होता कि अभी वो हमारे बीच है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर जीवन में कुछ बन पाऊंगा तो उनका बहुत बड़ा योगदान जरूर रहेगा। शुक्रिया राधे भाई। जैसे संजय सर ने अभी बोला कि उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं, उनके जो कुछ आपने उनसे लिया, जो प्यार, अफेक्शन और जो पढ़ाने का तरीका आपने उनसे लिया, वही अगर आप आगे दे दें तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि ऐसे टीचर आपके साथ होगी। जितना अफेक्शन आपको, जितना प्यार आपको मिला, जो सिखाने का तरीका उनका आपके साथ था, जैसे आपके साथ घुल मिल जाया करते थे, अगर आप इसी फील्ड में आगे जा रहे हैं तो आप भी आने वाली पीढ़ी को, आने वाले रंगकर्मियों को उसी प्यार से, उसी सन से, ताकि उनके दर्द को समझते रहे। अभी इन्होंने बताया कि बड़े खुशदिल आदमी थे, ये बस सच है कि वो खुशदिल थे, लेकिन उनके अंदर कितना दर्द था, जैसे संजय भाई ने बोला कि मैंने भी उन 5-6 दिनों के अंदर जाना था, वो अंदर से बड़ा अंतर्मुखी आदमी थे वो राजन। वो अपने अंदर बहुत कुछ दबा के बैठे हुए, खाने पीने के शौकीन थे, मैं इस बात को सहमत हूँ, क्योंकि 7 दिनों के अंदर मैंने बहुत खाया था। मुझे याद है कि उनके साथ 7 दिन जो रहा हूँ, रात को हम इतना खाते थे कि मेरा वजन जो है 7 दिनों के बाद मुझे लगता है कि 1-2 किलो बढ़ गया होगा। और वो बड़े प्यार से खिलाते थे और बोलते थे, नहीं रवि भाई खत्म करना है, खत्म करना है। तो ऐसे जिंदा दिल आदमी को हम लोग आज याद कर रहे हैं। ये यादगारी मीटिंग, इस बात को हम ध्यान रखें। अब मैं उनके बैचमेट, एनएसडी के बैचमेट श्री अरविंद पांडे जी के मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आए। अरविंद पांडे जी उनके साथ एनएसडी में थे और आजकल वो विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल मुंबई के अंदर एचओडी हैं, एक्टिंग डिपार्टमेंट के। संजय एज स्टूडेंट कैसा था? एक वो वक्त होता है जवानी वाला, आदमी मस्ती करता है बहुत, और वो केरला से इधर आए थे तो मस्ती करने के लिए शायद, क्योंकि एक दौर होता है कि आदमी मस्ती करता है, एक फ्रीडम सी मिल जाती है, घर से आजाद हो जाता है, और जो करना चाहता है वो करने के लिए वो इतनी दूर और देश की कैपिटल के अंदर आए, तो यहाँ का एक नया माहौल, अगर हम केरला और दिल्ली के माहौल को डिफरेंट करें तो अपने घर से निकल के दिल्ली में आना और दिल्ली में आके एकदम आजाद माहौल मिल जाना, तो एक स्टूडेंट्स के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, और एक जब लर्नर के तौर पे कैसे एनएसडी के अंदर थे, कुछ यादगारी पल, कुछ अच्छे पल मैं आपके साथ चाहूंगा कि वो शेयर हमारे साथ करें। अरविंद पांडे। शुक्रिया रवि जी, थैंक यू वेरी मच। संजय जी एंड प्रताप सर, भाभी,
विवेक मिश्रा जी, ऑल द स्टूडेंट्स। जो संजय भाई ने कुछ बात कही, प्रताप जी ने जो बात कही, उसमें एक बात छूट गई जो शायद भाभी सेकंड करेंगे मेरी इस बात को, कि राजन बहुत ही इमोशनल किस्म का आदमी था। मतलब एक्सेस था कुछ मौके पे, वो एक्सेस था इमोशनल, उसका जो होता बहुत ही एक्सेस था एट टाइम्स, जो एक बहुत अच्छी बात थी। और जो प्रॉब्लम रही अगर उसको कहें तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल एक जो अप्रोच होता है टुवर्ड्स लाइफ, वो शायद एक था उसका। और मुझे याद है बहुत, आज भी अभी हमारी सिमिलर मीटिंग हमारे बैचमेट्स ने हमने ऑर्गेनाइज की थी उनके जाने के कुछ दिनों के बाद। वहाँ पर भी मैंने एक बात कही थी कि जब मैं देहरादून से आया था, मैं देहरादून का हूँ, एनएसडी में पहले दिन अपना बुरिया बिस्तरा लेके आते हैं डॉर्मेट्री में, तो सबसे पहले वो बंदा मिला मुझे वहाँ पर। और मुझे याद नहीं, वो मुझे इंटरव्यू के दौरान मुझे मिला हो, मुझे याद नहीं है, बट जैसे होता है ना कि दोस्ती एकदम से आंखों में देखा और हेलो हाय, और ये बड़ा, वो अंग्रेजी, उसको हिंदी नहीं आती थी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, तो 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 कुछ एक दोस्ती होती ना, क्लिक होती है, तो दोस्ती क्लिक हुई हमारी, बीच में झगड़े भी हुए, ऐसी बात नहीं है। और फिर थर्ड ईयर में फिर से दोस्ती होगी, तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा भरत मिलाप हो गया। तो बहरहाल, तो जहाँ तक उसकी एनएसडी में जो उसका पार्टिसिपेशन है, उसने डायरेक्शन का कोर्स किया था और वो काफ़ी सारी चीज़ें जानता था पहले से। स्कूल में आने से पहले वो काफ़ी सारी चीज़ें थिएटर के बारे में जानता था, चाहे वो डिज़ाइन के बारे में, लिटरेचर उसका बहुत अच्छा था, काफ़ी पढ़ा हुआ था उसने। और जो मेरे अंदर वेस्टर्न म्यूजिक का जो एक ओरिएंटेशन है, वो राजन ने कराया था। वो सुनता रहता था, वो एक टेस्ट आपको डेवलप करना होता है ना, तो मैंने नहीं ज़्यादा सुना था पहले कभी, लेकिन उससे उससे टेस्ट डेवलप हुआ। उसके उन दिनों कैसेट्स के ज़माने हुआ करते थे, उसका पूरा एक भरा रहता था कैसेट्स का। और तो वहाँ से मेरा शौक पैदा हुआ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का, तो वो एक उसका कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। बट एज स्टूडेंट्स उसके जो प्लेज वगैरह होते थे, मैं उसके डिप्लोमा फिल्म में मैंने एक्टिंग की थी उसके। और मतलब काफ़ी, वो विवेक मिश्रा मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर बताएंगे बाद में, कि वो प्ले भी अलग तरीके से करता था। राइटर्स भी ऐसे होते थे जो हमने कभी सुने नहीं थे। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें उसकी बहुत अलग होती थी। और मतलब दूसरा, जैसे मैंने कहा, बहुत ही इमोशनल था। दूसरी जो मेरे दिमाग में उसकी यादें हैं, वो है एक जोकर की। वो कहीं भी, मुझे इंट्रोवर्ट आज भी नहीं लगता, रहा होगा, हर इंसान होता है इंट्रोवर्ट एक समय के बाद, तो जोकर था, हंसाता था, गाने गाता था, राइट। उसका म्यूजिक का सेंस, तो मतलब गाता बहुत अच्छा था, और हिंदी गाने भी गाने की कोशिश करता था, बाद में बहुत अच्छा गाने लगा था, और बहुत अच्छा गाता था। कॉमेडी जिनके साथ नहीं कर रहा है, उनके साथ वो इंट्रोवर्ट है, या वो कैसे उसको परसीव करते थे मुझे पता नहीं है। बट अदरवाइज वही, जैसे संजय भाई ने कहा, उसके स्टूडेंट्स ने कहा, हंसी मजाक, ठीक है, खाना पीना। इम्प्रैक्टिकल में इसलिए कह रहा हूँ, उसके पास अगर 1,000 रुपए है तो उसको पता नहीं चलेगा, ऐसे खर्च कर देगा वहां पे। जैसे हम सोचते हैं ना, यार कल भी खाना है, परसों भी कुछ काम चलाना है, नहीं, वो पैसा है, उसको खर्च करना है, कोई ऐसा मौका है तो कर देगा वहां पे, कोई आगे पीछे सोचना नहीं है उसको, राइट। तो ये उसकी बड़ी यूनिक चीजें थी उसके कैरेक्टर में। एंड और मुझे याद है कि एनएसडी पास करने के बाद मैं सीधा उसके घर चला गया, केरला। वन वे टिकट लेके केरला चला गया। उन दिनों टेलीफोन वगैरह तो था नहीं, दैट वाज इन 1991। तो मैंने उसको टेलीग्राम भेजा दिल्ली से, मेरे दिमाग में आ गया केरला जाना है। टेलीग्राम भेजा उसको, ये भी पता नहीं को मिलेगा नहीं मिलेगा, केरला में है नहीं है, क्या पता कहाँ पर है, राइट, लेकिन ये कि जाना है। तो चला गया मैं केरला। मैंने देखा स्टेशन पे आया हुआ लेने के लिए। तो मैं उसके घर में रहा। तो जो उसका जो इमोशनैलिटी की मैं बात कर रहा था, किस तरह से फैमिली में इनग्रेन्ड होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं 10 दिन या कितने दिन उसके घर में रहा वहाँ पर नोबडी न्यू हिंदी घर में उसके। तो वो, क्योंकि केरला में मैट्रियार्कल सिस्टम है, मामा के घर में बच्चे रहते हैं, मतलब वो अपने मामा के साथ रहता था। उसके 2-3 मामा थे, उनकी वाइफ्स, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो मेरा कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन उनके साथ था नहीं, राइट। तो खैर, जो भी मैं 8-10 दिन, 10-15 दिन वहाँ रहा हूँगा, मुझे याद है कि जिस दिन मुझे आना था, टिकट बुक हो गया, जिस दिन मुझे आना है, मैं उस दिन देख रहा हूँ घर में वहाँ पर कुछ अलग तरह का माहौल है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मेरी कुछ 1-2 बातें हुई उसके थ्रू, मतलब राजन ट्रांसलेटर था, उसके थ्रू उसके घर में जो लेडीज थी उनके साथ कुछ बात हुई कि कहाँ रहते हो, घर में कितने लोग हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की बेसिक बातें। बहरहाल, जब मैं आने लगा तो मैंने देखा कुछ अलग तरह का एक वाइब होती है ना घर में, उस तरह की थी। तो मैंने देखा कि जैसे 9 या 10 बजे मुझे वहां से निकलना होगा घर से, तो वहां पर मेरे लिए खाना वाना बनाया हुआ है,
मतलब ट्रेन में मेरे मतलब दिल्ली तक पहुंचने के लिए वो खाना वाना बन रहा है, और मतलब उसकी प्रिपरेशन चल रही थी सुबह से, अलग अलग तरह के खाने, अलग 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 तरह की चीजें। और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा अपनी लाइफ में लास्ट तक, कि जब मैं उस घर से निकल रहा था, मतलब वो नमस्कार वगैरह करके, तो जो लेडीज वो घर में थी उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब ऐसा तो मेरे घर वाले भी नहीं करते हैं राइट। वहां मैं कुछ 8-10 दिन रहा, मतलब कुछ वैसा कम्युनिकेशन नहीं, एक छोटी सी बात कि घर में कितने बच्चे क्या है। तो वो राजन की जो डेप्थ थी वो एक वो भी थी जहां से आती थी। और इसी का एक दूसरा कॉन्ट्रास्ट देखिए उसका, ये आपको अब हो सकता है नेगेटिव लगे सुनने में, लेकिन वो इंटेंट वो नहीं था। देखिए मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, एनएसडी में थोड़ा बहुत शुरू किया था। वो केरला में हम रेस्टोरेंट में जाते थे, वो मुझे बीफ खिलाना चाहता था राइट, कहता था दिस इज वेरी गुड, ये चिकन है, ये है, वो है। मुझे कोई सिक्स सेंस होती थी, मैंने कहा नहीं यार नहीं खाना। मैंने उससे पूछ लिया क्या है, वो बीफ है। अब ये नहीं कि मेरा धर्म परिवर्तन करना चाहता था, कुछ ऐसी बात नहीं थी राइट। अच्छा दूसरा किस्सा इसी तरह का ये है कि वो मंदिर में लेके गया, वहाँ का कोई बड़ा मंदिर था वहाँ का। तो मैं गया वहाँ, मैंने प्रणाम कर दिया वहाँ पे, भाई करते ही हैं हम मैं अभी भी करता हूँ। तो नाराज हो गया इस बात से। मैंने कहा क्या हो गया, तो कहा कि नहीं ये मंदिर, इसका एस्थेटिक्स देखो, प्रणाम वणाम नहीं करना है यहाँ पे राइट। अब उसका इंटेंट ये था कि यार कि ये ऐसा क्यों करते हैं, मतलब कुछ मतलब वैसा नहीं कि चेंज करना है, ये करना है। उसका ये कि नहीं ये भगवान मानने की चीज नहीं होती, अब बीफ खाने में क्या प्रॉब्लम राइट। तो कहने का इंटेंट की बात होती है, द एंड ऑफ द डे इंटेंट कुछ उसमें बुरा नहीं था, ये था कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरी तरह होना चाहिए राइट। तो हालांकि बाद में वो चीजें, अभी जब नैरेटिव चेंज हुआ, पॉलिटिकल नैरेटिव, मेरे ख्याल से इतने झगड़े मेरे पिछले 5-6 साल में राजन के अलावा किसी से नहीं होंगे ऑन पॉलिटिक्स, सारी चीजें बहुत बुरी तरह से। लेकिन ये हुआ कि झगड़े हमारे इतने हुए, उसके बावजूद मतलब अगर उसको क्लीशे भाषा में कहें कि मतलब मतभेद हुआ, मन भेद नहीं हुआ। झगड़े होते थे बुरी तरह से टेक्स्ट पे, उसके बाद फोन पे कई बार, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि फिर वो फोन आ जाएगा उसका, ये मैं फोन कर लूंगा, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं यार ये इस तरह की बातें कर रहा है, मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, तो हम बिल्कुल अब बात नहीं करेंगे। तो ये एक मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग दोस्ती है, जो भी कह लें, हम दोनों अलग अलग थे, जहाँ तक ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो हमारी कंप्लीटली डिफरेंट। तो इनफैक्ट वो जो मेरा लास्ट झगड़ा होता, उसके बाद मैंने कहा कि मैं आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा। झगड़ा हुआ बहुत बुरी तरह से, बहुत मतलब इंटेंस झगड़ा। उसके बाद मैं नहाने गया, रात का समय था, मैंने एकदम से उससे लंबा सा टेक्स्ट भेजा, माय अपॉलॉजीज एंड एवरीथिंग, यार हमें ऐसे नहीं झगड़ना चाहिए वगैरह वगैरह सारी चीजें की। और फिर उसका फोन आया हुआ है, कह रहा है यार मैंने तुझे इसलिए फोन किया था कि मुझे कुछ ऑनलाइन क्लासेस करनी है वहां पे। मैंने कहा पहले बताना चाहिए ना, पहले तुम पॉलिटिक्स की बात शुरू करते हो, उसके बाद दूसरे मुद्दे पे आते हो राइट। तो बट ये है कि बहर अच्छा उसके बाद खैर मैं केरला से आ गया, उसके बाद वो दिल्ली में आके रहने लगा। उसके बाद तो मैं अच्छा मैं बाहर भी गया, विदेश गया, तो हमेशा एयरपोर्ट में मेरे साथ आता था, एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए। और दिल्ली में जब भी आता था उससे मुलाकात होती, भाभी से भी मुलाकात हुई 2 बार उनकी शादी के बाद। तो उससे पहले भी हम स्ट्रगलर बॉम्बे में, तो वो टिकट का चक्कर होता नहीं था, देहरादून से दिल्ली तक तो आप आ गए। अब वहां से तो रिजर्वेशन चाहिए ना, आज तो इतनी ट्रेन है, उस जमाने में नहीं थी। तो पता नहीं कहाँ से जुगाड़ लगा था, तो उसकी बड़ी जान पहचान थी कि मिनिस्ट्री में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं कहीं ना कहीं पर, वो मेरा टिकट कंफर्म करा देता था, हमेशा हमेशा टिकट कहीं से कंफर्म करा लेता था, कितना भी रश हो। तो और जब मैं बंबई में था, जैसे मुझे कभी कोई स्क्रिप्ट चाहिए, मतलब वो उसकी हेल्पफुल नेचर एक इस तरह का था कि एक स्क्रिप्ट चाहिए मुझे, वो कहीं से भी दिल्ली में कहीं से जुगाड़ करके भेज देगा, कुछ भी करके। तो मतलब ये सारी चीजें हैं। और उनके जाने से उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका उसने मुझे फोटो भेजा, मैं शॉक्ड हो गया। और फिर उसका ये भी था कि कोरोना शायद उसको 2 बार हुआ था, जहाँ तक अब मुझे अभी भाभी बताएंगी क्या है। तो खैर उस बीच मतलब जो भी संजय भाई ने थोड़ा सा जिक्र किया उनका, जो भी पता नहीं, मुझे इतना डिटेल उसने कभी मुझे बताया नहीं, जो भी करियर वाइज जो भी चीज़ें चल रही थी। तो इवन मतलब शायद एक कोरोना का पीरियड था, इवन आई स्पोक टू समवन, वो कुछ बात बनी नहीं, वो ऑनलाइन भी एकदम से चीज़ें होती नहीं ना, अनलेस यू नो, पहले आप फिजिकली कहीं पर गए हो। तो ये सारी चीज़ें हुई। और इनफैक्ट संजय भाई आपको याद होगा, मैं एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 बार मैं पढ़ाने के लिए आया था, 3 साल। सेकंड ईयर में मैंने आपको ही कहा था राजन कि यार उसको आप ले लीजिए, बहुत अच्छा टीचर है। तो जब मैं 3rd ईयर गया था तो वहाँ पर तब वो जॉब कर रहा था। तो एक और हमारे दोस्त हैं, देखिए जो ट्रेजेडी होती है इस तरह से होती है कि हमारे फ्रेंड प्रशांत हैं, FTI के पुराने हैं। तो ट्रेजेडी है, उन्होंने मुझे अभी बताया कि वो श्रीलंका में कुछ उसकी बात चल रही थी, श्रीलंका जाने की।
राइट, कुछ सारी चीजें हो चुकी थी जहां उनको पढ़ाने के लिए जाना था, और सब कुछ हो गया था, एंड देन दिस एक्सीडेंट, आई मीन दिस इंसिडेंट हैपेंड। तो मतलब इट वाज अ बिग लॉस फॉर मी पर्सनली। आपको होता नहीं कि कोई बंदा कहीं पर भी है, कोई एक आपका दोस्त कहीं पे रिसाइड करता है, वो हमेशा एक आपको एक स्ट्रेंथ देता है अंदर से। तो मुझे याद है मुझे भी कोरोना हो गया था, और जिस दिन ये रिपोर्ट, जिस दिन ये खबर आई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एनएसटी के जो हमारे बैचमेट्स का है, मुझे अच्छा भाभी हमको कुछ पता नहीं कहाँ पर है वो, हम मंदाकिनी हमारी एक बैचमेट है, उन्होंने कहा कि केरला में, और उनकी वाइफ भी वहीं पर हॉस्पिटलाइज्ड है, और कोई हमारे पास सोर्स नहीं। तो फिर विवेक मिश्रा ने फिर इनको आलोक चैटर्जी को कि उनके थ्रू कुछ पता चले, तो फिर विवेक ने फिर पता लगाया कि वो वहाँ पर हैं, भाभी भी बीमार हैं, थोड़ा सीरियस, ये भी शुरू में बात आई, फिर बाद में खैर हमें पता चल गया कि भाभी भी ठीक हो गई हैं। तो खैर जिस वक्त ये खबर आई, मैं दूसरा टेस्ट कराने के लिए जा रहा था कोरोना का, मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब डेविस्टेटिंग कंप्लीटली, कि जैसे प्रताप सर ने कहा कि वो जाने की उम्र तो बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, बट मतलब अनफॉर्चुनेट है, ये अनफॉर्चुनेट बहुत बड़ा लॉस है, जो भी स्टूडेंट्स उनके साथ सीख सकते थे आपस में। देखो टीचर तो बहुत सारे होते हैं, मैंने उनकी क्लास में कभी नहीं बैठा मैं किस तरह से उनके, लेकिन मैंने हमेशा तारीफ सुनी है। तो मतलब एक आइडिया को, एक कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स को आप किस तरह से, कितने सहज तरीके से देते कि वो जज कर लेता अपने अंदर, ये बहुत रेयर क्वालिटी है। इसका विद्वता से भी संबंध नहीं होता, इसका एक ये अलग तरह का टैलेंट होता है कि कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स को समझा देना। तो इन अ नटशेल जो मेरी उसकी मेमोरी है, एक तो मतलब ये है कि एक भरोसा होता है ना किसी आदमी को, आप ट्रस्ट कर सकते हैं किसी इंसान के ऊपर, राइट, ये उसमें एक एलिमेंट था। एंड जैसे आपने कहा कि इमोशनल आदमी था, मेरे हिसाब से बहुत ही इमोशनल सेंटिमेंटल आदमी थे, एंड वैसे ही दिल पे मतलब जैसे कॉमेडी का हुआ, जब भी होता था वो हंसा ही देता था, मतलब एनएसडी के दिनों से। अब ये ठीक है कि कुछ लोगों का नहीं उस तरह का इंटरेक्शन हुआ होगा उसके उस लेवल पे, वो हमेशा एक कॉमेडियन था हमारे लिए, सिंगर कॉमेडियन, जो मतलब क्योंकि उसकी भाषा भी वैसी थी, उसमें भी वैसी हंसी आ जाती थी, और उस पर वो जोक फिर बीच में इंटेलेक्चुअल जोक्स भी लेके आ जाता था। एंड मुझे याद है उसने एक 3 सिस्टर्स किया था, अनामिका हक सर शायद उसको गाइड कर रही थी उस एक्सरसाइज को। 3 सिस्टर्स का जो उसका जो इंटरप्रिटेशन था मुझे अभी तक याद है, वो 3 सिस्टर्स को उसने मास्क लगा के कुछ किया था, राइट, जो अभी वहाँ ऑडिटोरियम है एनएसडी का, उसके बाहर तब वहाँ बीरा मतलब कुछ घास वास कुछ इस तरह की चीज़ थी, वहाँ पर उसने उसका प्रेजेंटेशन किया। इवन मुझे अभी तक याद है बीएम शाह साहब जो डायरेक्शन के टीचर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये 3 सिस्टर्स को इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसके एक थिएटर के डिजाइन को लेके, उन सारी चीज़ों को लेके उसके बिल्कुल अलग अप्रोच थी, बहुत ही अलग अप्रोच थी। तो जैसे मैंने कहा कि शायद क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं था लाइफ में बहुत ज्यादा, तो अपने पूरे टैलेंट को वो जो है दुनिया को दिखा नहीं पाया, ये मेरा एक एनालिसिस है। मतलब टैलेंट बहुत उसके अंदर भरा हुआ था, लेकिन वही होता है कि जब आप दुनियादारी के इसमें मतलब शब्द चालूगिरी है या जो भी प्रैक्टिकल होना है, जो भी आप इसको कह लें अपने अपने हिसाब से, वो नहीं होता, तो कई बार वो चीज़ें आपके लिए, या फिर आपको कोई ऐसा सपोर्ट, आपका गॉडफादर है थिएटर में कोई यहाँ पर, वो आपके लिए करने वाला है, या वो है, या फिर वो स्किल्स अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट होता है पूरी तरह से सामने आ नहीं पाता। तो अदरवाइज जो मेरे थोड़े थोड़े इमेजेस जो उसका डिप्लोमा प्रोडक्शन, प्री डिप्लोमा प्रोडक्शन या 3 सिस्टर जो मैं कह रहा हूँ, तो अगर जिस तरह का एक यूनिक डिजाइन, एक यूनिक तरह की सोच उसकी थिएटर के बारे में थी, तो शायद एक नई थिएटर लैंग्वेज को वो मतलब बढ़ा सकता था, या वैसी लैंग्वेज कहीं पर है वेस्ट में एग्जिस्ट करती है, तो उसको और मतलब और प्रोपोगेट वो हो सकता है, मेन स्ट्रीम में वो वो धारा आ सकती थी, ऐसा ऐसा मेरा सोचना है, जो नहीं हो पाया। बट आई एम श्योर कि उसने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो कोई ना कोई उसकी लेगेसी को, जिसकी जो भी उसकी थिएटर की जो भी अंडरस्टैंडिंग उनको हुई है उसके थ्रू, उसको आगे बढ़ाएं। सो फिलहाल मुझे इतना ही याद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हमें सबको पता है कि राजन जहाँ भी होंगे बिल्कुल अच्छे होंगे, और उनके साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। धन्यवाद। रवि जी आपका वो हमारे को सुन रहे हैं, हमारे बीच में है, हमें सुन रहे हैं, ये हमें इस बात को हमें इस समय तो हमारे बीच में है। ये बात सच है कि मैंने उनका जब जूलियस सीजर देखा था, जो उन्होंने डिजाइन किया था, मुझे मास्टरपीस लगा था उनका वो जूलियस सीजर, खासकर जो उन्होंने पीछे स्टेज को डिजाइन किया था। तो मुझे याद आ रहा था, मैंने ब्रिटिश काउंसिल वालों ने एक जूलियस सीजर किया था दिल्ली में, कमानी ऑडिटोरियम में, उनके ब्रिटिश के लोग आए हुए थे कलाकार। तो मुझे वो स्टैंडर्ड का लगा था, डिजाइनिंग के साथ से उनके अंदर टैलेंट बहुत था। जैसे बताया कि वर्ल्ड थिएटर की उनको पूरी कंप्लीट नॉलेज थी,
कौन सा फॉर्म किस कंट्री का है, कौन सा फॉर्म किस कंट्री का है, इस बात की उनको अच्छी खासी नॉलेज थी। और ये बात भी आपने सच कही कि उनके स्टूडेंट में से कोई तो ऐसा निकलेगा जो उनकी इन बात को आगे बढ़ाएगा। तो मेरे बीच में है उन्हीं के एक बैच के उन्हीं के स्टूडेंट्स 17-18 बैच के एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा के रियांश तनेजा। मैं उनसे कहूंगा कि वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात छोटे में अपनी बात करें, क्योंकि हमारे पास विवेक मिश्रा जी भी हैं और सुषमा जी भी हैं दोनों बात करने के लिए। तो मैं रियांश तनेजा को कहूंगा जो उनका स्टूडेंट है। और रियांश के बारे में मुझे बहुत सी बातें भी राजन सर ने बताई थी। रियांश को समझने, मैं हालांकि मेरे परिवार का सदस्य है, मैं उसको उतना नहीं समझ पाया था जितना मुझे राजन ने उसके बारे में बताया था, उसके टैलेंट के बारे में, उसके अंदर के बारे में। तो मुझे नई बातें रियांश के बारे में पता लगी थी। खैर रियांश, मैं उसे आमंत्रित करूंगा रियांश को कि वो आए और अपनी बात करें। रियांश तनेजा जी। राजन सर, जैसे हम सभी बात कर रहे हैं, तब से संजय सर ने बात करी, अरविंद सर ने बात करी, तो मेरा बैचमेट राधे था उसने बात करी कि हम सबको उनका चाहे सबके पास उनकी लाइफ को लेकर अलग अलग स्टोरीज हैं, पर एक बात तो सबके पास कॉमन गई है कि वो किस तरह से मतलब जॉयफुल इंसान थे। वो अपनी लाइफ को उस तरह से जीते थे कि चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, वो अपना जो इम्प्रेशन देते थे आगे वाले इंसान को, स्टूडेंट को या उनके कलीग्स हो, कोई भी हो, वो उनको हमेशा एक हैप्पी जोन में ही लेके जाते थे। मतलब चाहे कैसा भी हो, हमें तो हमेशा ऐसा ही इंप्रेशन मिला है। और मतलब हम मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान की जो लाइफ होती है वो अपने आप में एक स्टोरी होती है। अब उसका एंड हमें पता नहीं होता कब होगा, पर वो जितनी भी होती है मुझे लगता है कंप्लीट होती है। और हम सब जितने भी इंसान उनकी लाइफ में जाते हैं, वो उनकी स्टोरी का अलग अलग हिस्सा लेकर अपने साथ चलते हैं। तो सबके पास उनके अलग वर्जन होते हैं। तो किसी को लगता था वो इंट्रोवर्ट हैं, किसी को लगता था वो एक्सट्रोवर्ट हैं। तो वैसा ही होता है। ऐसे हमें मुझे भी ऐसे लगा कि जब वो पढ़ा रहे होते थे तो मतलब उनका बैंक ऑफ नॉलेज इतना वास्ट था। तो कई बार ऐसा होता था कि वो एक टॉपिक को शुरू करते थे और करते करते वो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती थी। हम भी सोच रहे थे कि टॉपिक तो कहाँ शुरू हुआ था और ये अभी कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पहुंच गए। तो मतलब उनको फिर वापस कई बार बोलना पड़ता था, सर आपने ये बात शुरू करी थी। तो वो इतना मतलब उनका बैंक ऑफ नॉलेज ऐसा था कि हम कई बार वो खुद भी फ्लो स्टेट में होते के कहाँ से कहाँ पहुंच जाते थे। तो ऐसा, और मुझे काफी उनकी क्लासेस में हमेशा से पता नहीं, थियोरी पढ़ना कई लोगों को बोरिंग लगता है, पर मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लिटरेचर का रहा था। मैं ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर था, तो वो करके आया था। तो मुझे मतलब थिएटर वहीं से पढ़ना शुरू हो गया था ग्रेजुएशन में। तो जब उनसे आगे पढ़ना शुरू करा तो उन्हीं ऐसा लग रहा था कि ये उसी का नेक्स्ट जो मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर चले तो उसका नेक्स्ट यही स्टेप होना चाहिए था कि एक ये टीचर मिले जो उन सब प्लेस को जो मैंने थियोरेटिकली अपने ग्रेजुएशन में समझे थे और पढ़ा था, उनको सिर्फ पढ़ा था, कभी देखा नहीं था, कभी परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल पाया था उन क्लासेस को, उनके बारे में उन्होंने प्रैक्टिकली बात करी जब, तो वो एक अलग डायमेंशन मिलता है आपको डेफिनेटली। और उनका मुझे ऐसा लगता है कि उनका सैमुअल बेकेट उनका एक बहुत ही पसंदीदा प्लेराइट थे और उनसे वो काफी इंस्पायर्ड थे। उनका प्ले हमने देखा था जंक्शन, जो कि काफी वेटिंग फॉर गोडो से इंस्पायर्ड लगता था कि किस तरह से लाइफ की अब्सर्डिटी को एक्सप्लोर करते हैं सैमुअल बेकेट। इसी तरह से जंक्शन भी था और वो उसके बारे में हमसे काफी बात करते थे। तो मुझे लगता है कि मतलब लाइफ की अब्सर्डिटी का एक जो डेफिनेट एंड होता है, जैसे कि सैमुअल बेकेट भी कहते हैं, वो शायद एक अल्टीमेट डिमाइस है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, जो सबकी लाइफ में आना ही है, सबको पता है। पर उसके बावजूद हम अपनी लाइफ को कैसे जी पाते हैं वो मैटर करता है और हम कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनमें यही क्वालिटी थी कि वो जहाँ भी जाते थे अपना एक स्पार्कल छोड़ के जाते थे। एक उनका इम्प्रेशन जो था वो हमेशा वहां रहता ही था, चाहे वो कितने दुनियादारी की समझ जैसे अरविंद सर कह रहे थे वो मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जहाँ भी जाते थे उनका एक अच्छा इम्प्रेशन, अच्छा एक जो हमारे मन में उनके लिए एक इम्प्रेशन रहता है वो हमेशा एक पॉजिटिव रहा है। और ये भी बात है कि वो सिर्फ पढ़ाई को क्लासरूम तक लिमिट नहीं करते थे। मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि वो कहीं भी आप चल रहे हो, कहीं बाहर हो, वो हमेशा कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसी बात कर देंगे कि आपको लगेगा अच्छा ये बात उन्होंने क्लास में भी करी थी। ऐसा ही वो कभी दिल्ली भी आते थे तो वो हमेशा कॉल कर लेते थे कि रियांश आ जाओ, यहाँ मिलते हैं। ऐसा एक दो बार हुआ कि जब वो आए और वही उस तरह से जैसे वो एक
खाने पीने के शौकीन थे। तो मैं मतलब वो मेरा उनके साथ इस तरह का रिलेशन हो गया था कि जैसे कि राधे ने भी कहा, जैसे हम स्टूडेंट्स को सबको ही लगा कि वो सिर्फ एक टीचर नहीं रहे, वो एक दोस्त की तरह भी हमसे इंटरैक्ट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि वही उनको एक टीचर्स में शायद उनको एक अलग पहचान देता था। और यही बोलना चाहूंगा लास्ट में कि एंड जो है वो कभी किसी को पता तो होता नहीं है, पर जैसे इरफान साहब की लाइफ ऑफ पाई का डायलॉग है कि लास्ट में जो भी बचता है वो एक मोमेंट रह जाता है जब हम गुड बाय नहीं कह पाते उस इंसान को अच्छे से, जिसके साथ हमने इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स शेयर किए। तो वही हमेशा शायद रिग्रेट रहता है, और उसी इंसान की अलग अलग कहानियों को ढूंढने के लिए शायद हम फिर एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, और शायद ये मीटिंग भी एक उसी को लेकर है कि हम मिले और उनके बारे में बात करें, उनकी लाइफ के अलग अलग चैप्टर्स को जाने। थैंक यू रियांश, थैंक यू रियांश, बहुत अच्छी बात है, आपने दो बातें बहुत अच्छी कही। एक तो वो टीचर से ज्यादा दोस्त थे, और वो पढ़ाने का मतलब वो क्लासरूम नहीं था, वो कहीं भी बैठकर कहीं भी चलते फिरते भी आपसे बात करते थे और पढ़ा लिया करते थे। ये जिंदगी के बहुत अच्छे पहलू होते हैं किसी भी इंसान के, खासकर टीचर के। और टीचरों से तो मेरा बहुत अच्छा वाकवा है, क्योंकि मेरे घर के अंदर भी काफी टीचर हैं, मेरी वाइफ खुद टीचर है। तो मैं जानता हूँ एक अच्छे टीचर के क्या गुण होते हैं। वो 24 घंटे टीचर होता है, अपने स्टूडेंट्स के लिए दोस्त होता है। दूसरा जो रियांश ने बात कही कि एक इम्पैक्ट, जहाँ भी जाते थे अपना इम्पैक्ट पहुंचते थे। मेरी उनके साथ 7-8 दिन की जो मुलाकात थी, हम एक साथ एक कमरे में रहे, वो एक सचमुच एक इम्पैक्ट मेरे दिमाग में है। वो आज भी उतनी ताजा है कि हम लोग रात को 3-3 बजे तक भी बात करते थे, और सुबह वो उतने ही फ्रेश होते थे जब अपने सेशन में जा रहे होते थे। मैं फिर भी बोलता रहा, सर मैं अभी फिर थोड़ी देर बाद चला जाऊँ, आप चले जाओ, लेकिन खड़े हो यार, तुम तैयार हो जाओ, जल्दी चले, एक साथ चलेंगे। उतने ही फ्रेश मूड में जाते थे सेशन के अंदर। उन्हीं के एक बैचमेट है हमारे पास, विवेक मिश्रा जी। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता विवेक मिश्रा जी के, लेकिन ये सुनने में आया है कि इनके साथ काफी क्लोज थे, और एक जो चुलबुलापन राजन भाई का था, और एक विवेक मिश्रा जी के साथ जो चुलबुलेपन रिश्ता है, हम उस रिश्ते को याद करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विवेक मिश्रा जी को, वो हमारे बीच में हैं, वो अपनी यादें कुछ साझा करे हमारे साथ राजन जी की। विवेक मिश्रा का रिश्ता एक साहित्यिक परिवार से है। अगर आपने रामदर्शन मिश्र का नाम सुना हो तो ये उनके पुत्र हैं, जो हेमंत मिश्रा है वो इनके बड़े भाई थे, और वो तो अब नहीं है इस दुनिया में। दोनों रंगकर्मी आप जानते ही हैं, और ये अपनी तरह से रंगकर्म कर रहे हैं। इनकी कुछ प्रस्तुतियां देखने का मुझे अवसर मिला है। बहुत बेहतरीन अभिनेता और बहुत अच्छे निर्देशक हैं, लिखते हैं। कुछ फिल्मों के लिए भी काम किया, वहाँ मुंबई में क्या क्या किया, क्योंकि अब दिल्ली में नहीं है तो मुझे पता नहीं वहाँ क्या क्या कर रहे हैं, हमारा इस बीच में संपर्क ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है विवेक। आइए विवेक जी, हम आपको विवेक तुम्हारा माइक ऑफ है। विवेक की माइक 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 विवेक की माइक। हाँ आ रही, आवाज आ रही है? हाँ, रवि जी नमस्कार। सबसे पहले तो कॉलेज गेट ड्रामा सोसाइटी का मैं भी हिस्सा रहा हूँ सन 83 में। सिद्धू जी के साथ एक प्ले कर चुका हूँ जी। ऑल माई सन्स किया था मैंने एक समय में जी। अच्छा। तो हाँ अच्छा तो बस मीटिंग में हाँ राजन के साथ सबसे पहले एक घटना बताता हूँ आपको कि हम लोग जब पहले दिन मिले थे, सब लोग बैठे थे सर्कुलेशन यूनिट में, सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, कुछ सुना रहे थे, गाना वाना कुछ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। नहीं, अब देखिए कुछ लोग किसी का ठीक है, ऑन है उसको। हाँ थोड़ा माइक को अभी ठीक है, अब बोलिए। अभी ठीक है। हाँ, तो हम लोग जब पहले दिन मिले थे एनएसडी में सब लोग, तो पूरा बैच एक साथ बैठा, अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया और कुछ सुनाया, गाना वाना। तो राजन ने एक फिल्म आई थी कमल हसन की, सदमा, उसमें गाना था सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रहे। वो उसने तमिल में गाया, बड़ा अच्छा गाया। अब
हर महीने 1.5 महीने पे जब भी मीटिंग होती थी, सब वही फरमाइश करते थे, वही तमिल गाना ही सुनाता था। और जब थर्ड ईयर खत्म होने को आया, तब एक दिन मुझे चुपके से कहता है, विवेक तुझे पता है मुझे तमिल आती ही नहीं है। तो वो क्या शब्द गाता था, क्या नहीं गाता था, 3 साल हमको बेवकूफ बनाता रहा तमिल गाना बोलकर। राजन फर्स्ट ईयर में जब आया था, तो वो भी पढ़ता था, मैं भी पढ़ता था, और लोग भी पढ़ते रहे होंगे। लेकिन जो किताबें वो पढ़ता था, वो सेकंड ईयर के बाद जाकर के हम लोगों ने पढ़नी शुरू की, खासतौर से मैंने। वो यानी इतना कुछ पहले ही पढ़ के जान करके आया हुआ था। हम लोग शुरू करते हैं नाटकों से, मोहन राकेश पढ़ रहे हैं, शंकर शेष पढ़ रहे हैं और वेस्टर्न प्लेस पढ़ रहे हैं। वो थ्योरीज पढ़ रहा होता था उस समय। उसकी किताबें देख करके मुझे समझ में नहीं आता था ये कौन कौन राइटर है और किस बारे में है ये किताबें। धीरे धीरे हमारी जब क्लासेस होनी शुरू हुई, तब मुझे जब उसका ओरिएंटेशन हुआ, तब मुझे पता लगा, ओहो, हम जो आज पढ़ रहे हैं राजन शायद स्कूल में आने से पहले ही पढ़ चुका था। जैसा कि पांडे ने बोला, उसकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स बिल्कुल यूनिक होती थी, जो हमने पढ़ी भी नहीं होती थी, और शायद थोड़ी आधी समझ में भी नहीं आते थे वो नाटक, जब तक वो कर नहीं देता था। उसकी डिजाइनिंग अलग होती थी, उसकी इंटरप्रिटेशन अलग होती थी। और एक जो चीज उसने हम लोगों को दी, पूरे बैच को, वो ये कि उसने एक फिल्म क्लब खोला। वो अपने पर्सनल एफर्ट्स करके, इधर से उधर से जाकर के, उस समय वो स्कूल चला करते थे, वो फिल्में लाता था, और उसने हम लोग अब बड़ी शिद्दत से हमको दिखाता था, डांट डांट के बिठाता था, रात आओ बैठो। गोदार, फेलिनी, हिचकॉक, जितने क्लासिक्स थे, वो सब राजन की वजह से हम लोग देख पाए। और राजन के साथ मेरा बहुत उठना बैठना नहीं था। उसका अपना अलग ग्रुप था, मेरा अलग था। जैसे वो अरविंद पांडे के साथ ज्यादा रहता था, लेकिन एक बात थी, कभी हमारा कोई भी सलाह दी, वो बिना मांगे दी, और अच्छी सलाह दी। और पिछले कई साल से उससे मिलना भी नहीं हो पाया था मेरा। लेकिन यह है कि एक आदमी जो 3 साल आपके साथ रहता है, उठता बैठता है, और क्लास में हमें पता होता है ये सीट पे ये होता है, ये सीट पे ये होता है, ये सीट पे ये होता है। अब ऐसी जगह पर एक कुर्सी का खाली हो जाना अपने आप में सालता तो है ही है। और बाकी जो संजय ने बोला, पांडे ने बोला, वो सब सही है, बहुत सही है। और जो भी है अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। धन्यवाद। शुक्रिया विवेक भाई, शुक्रिया। जितनी भी बात आपने कही राजन जी के बारे में, ये बात सच है कि वो जो आदमी अंदर से अंतर्मुखी है, वो चिलबिला तो होगा, कहीं ना कहीं वो चिलबिलेपन को दबा के रखता है अपने, और अपने हम वतनों के, हम उम्र के बीच में वो निकालता है। मैं अब उन्हीं के एक स्टूडेंट्स हैं जो कि 2017-18 के बैच के थे, शुभम बारी। ये बहुत अच्छी बात थी कि संजय सर ने जब शुरू में इस स्कूल को बनाया था, और फाउंडर, आप डायरेक्टर उसके रहे, आपने इसको सिर्फ एमपी तक सीमित नहीं रखा, स्टूडेंट्स आपने पूरे इंडिया से लिए थे। आपने एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लेवल का आपने उसको एक दर्जा देने की कोशिश की। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि संजय सर जब तक वहां पर रहे, ऐसा मैंने सुनने में आया, तब तक उसका दर्जा और उसका लेवल स्टैंडर्ड जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बराबर रहता था। और उसके बाद जब स्टूडेंट वहां से निकल के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर आते थे, तो सहज ही उनको एडमिशन में मिल जाता। तो जो एक कठिन आप उसमें प्रैक्टिस कराते थे, तो आपने उसका दर्जा स्कूल काफी बड़ा। और सबसे अच्छी बात है कि आपने पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को उसमें लेने की कोशिश की। हालांकि स्कूल जो चल रहा था मध्य प्रदेश के फंड से चल रहा था, सरकार के फंड से चल रहा था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के, इसमें मौका हमारे बेटे प्रियांश को भी मिला, बाकियों को भी मिला। ऐसे ही हमारे बीच में एक स्टूडेंट थे शुभम बारी साहब, जो उड़ीसा से आते हैं, वो भी 2017-18 के बैच के थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने टीचर राजन जी के साथ जो पल हैं कुछ साझा हमारे साथ करें। शुभम बारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर हाँ शुभम, मैं पहचान गया आपको, मैंने आपका प्ले देखा था, याद आ रहा है। जी हाँ सर। तो सबसे पहले तो मैं संजय सर को
सबसे पहले नमस्कार करना चाहूंगा कि वो बहुत दिनों बाद हमारे सामने आए और इस मौके पर कि हम राजन सर को याद कर रहे हैं। तो हम लोगों के जीवन में मतलब राजन सर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, ये सभी बता भी चुके हैं और मैं भी इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि वो एज अ टीचर, एज अ डायरेक्टर और एज अ ह्यूमन हम लोगों के लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं। उनके थॉट्स हमारे लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं। और आर्ट और सोसाइटी का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, एक जो तालमेल होता है, वो कैसे बिठाना है, वो हमें मतलब राजन सर से सीखने के लिए मिला, मतलब उनसे सीखने को मिला। उनकी क्लासेस जो होती थी शुरुआती दौर पर मेरे लिए बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था, मैं सिर्फ हिंदी जानता था उस वक्त, तो बड़ा ही मतलब प्रॉब्लम होता था। लेकिन उनकी तरफ से एज अ टीचर उन्होंने कैसे हमारे साथ तालमेल बिठाया और कैसे हमारे उस लैंग्वेज बैरियर को किनारे करते हुए हम सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर के चले, ये बहुत ही ज्यादा मतलब हम लोगों के लिए हेल्पफुल था। और उसका एक बहुत अच्छा रीजन, मतलब उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने ये आया कि फ्रॉम ग्रीक थिएटर टू नॉन रियलिज्म हमें हर चीज क्लियर हुई। नो डाउट रियांश ने जैसा कहा कि वो किसी भी टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते एक ऐसी जगह पर चले जाते थे कि हमको उनको वापस लेकर के आना पड़ता था कि सर हम इस टॉपिक पर चल रहे थे। तो उनका कहना भी यही होता था कि मतलब अगर हम अपने आप को एक कंटेंट के हिसाब से, एक सीक्वेंस के हिसाब से बांध लेंगे तो हम उस सोर्स से आगे नहीं जा पाएंगे। तो बेटर ये है कि हम सारे सोर्स को पढ़ने की कोशिश करें और फिर बाद में हम ये तय करें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो वो कंटेंट की जो लिस्ट होती थी वो हम बाद में तय करते थे कि आज हमने ग्रीक थिएटर पढ़ा या आज हमने रोमन थिएटर पढ़ा। बतौर डायरेक्टर उनका मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसलिए था। क्या हुआ शुभम? मुझे लगता है शुभम से हमारा लिंक कट चुका है। शुभम में हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ शुभम बारी हमारी आवाज सुन रहे हैं? शायद उनका इंटरनेट में प्रॉब्लम कोई आया है। हाँ चलिए, वो जब दोबारा जुड़ेंगे तो बात करेंगे। अब मैं उनकी फैमिली से, उनकी वाइफ को, जो कि उनकी जीवन साथी रही हैं, उनके परिवार का सदस्य हैं, और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट, दुख इस डेथ के बाद आपके पर है, और आप भी उस समय कोरोना में थी, मुझे पता लगा, और कैसे आपने संभाला होगा, कैसे उनको लेके गए होंगे, कैसे हॉस्पिटल लेके गए होंगे, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ होगा, लेकिन मैं उनके साथ बिताए जो कितने भी पल थे। और मैं आपको क्या बता दूं, अभी उनका जो जन्मदिन था, अभी लगभग एक हफ्ता पहले, 24 तारीख को उनका, 24 मई को उनका जन्मदिन था। अभी 10 दिन पहले ही उनका जन्मदिन हुआ, और मात्र 58 वर्ष के थे वो, 57, 58 ईयर्स के थे, ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी। और जब मुझे पता लगा उनको 63 का बर्थ है, तो मैंने कहा मैं तो यार 61 का, मुझसे भी 2 साल छोटे हैं वो, तो मुझे और भी दुख हुआ उनके जाने का। या खैर, उनके साथ उनकी जीवन संगनी, उनके साथ टाइम बिताया हुआ, और उनके बारे में भी मैं, सुषमा जी के बारे में भी मैं राजन से ही सुना कि आप अशोका होटल में भी थी, बात करती थी। राजन सर परिवार के तौर पर, एक पति के तौर पर, एक फैमिली मेंबर के तौर पर, मैं सुषमा भारती जी को इनवाइट करूंगा कि वो आए और अपनी बात हमारे बीच में रखें। सुषमा जी, अपने माइक को ऑन कर दीजिएगा। हाँ, आप बोलिए। जी हाँ, कर लिया सर, कर लिया। हाँ, आप बोलिए। सबको मेरा नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने राजन के लिए इस तरह की एक रिमेम्बरेंस का वो करा। एंड जो मैंने राजन के साथ सुनिए वक्त गुजारा है, इट हैज बीन अ मिक्स ऑफ मस्ती, शैतानी, बिकॉज मैं जो लोगों से सुन रही थी दैट ही वाज एन इंट्रोवर्ट, ही वाज नॉट एट ऑल एन इंट्रोवर्ट। वो इतना मजाकिया, एक तो उसकी हिंदी वो सो क्यूट, यू नो, वो कभी भी किसी के लिए भी बोल देगा, अरे ये इंसान तो बहुत घटिया है, ये इंसान, लाइक इवन फॉर माय पेरेंट्स ही वुड से दैट, अरे तुम्हारी मम्मी घटिया है, उनको बुलाओ। मैंने कहा यू डोंट नो, घटिया इज लाइक उसमें मर्डर हो सकते हैं, इतनी घटिया ऐसी लैंग्वेज है ये। बट नो, इट वाज सो क्यूट, यू नो, उसकी जुबान इतनी प्यारी थी। ये छोटी छोटी चीजें सुनिए उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और जो उसका जो एंड हुआ है, दैट हैज बीन वेरी ट्रेजिक, वेरी वेरी ट्रेजिक।
क्योंकि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या कर लूँ। सुनिए, एंड जस्ट लाइक एन आर्टिस्ट ही डिडंट फॉल, ही स्लिप्ड ब्यूटीफुली, ही स्लिप्ड, मतलब वो गिरा नहीं, उसको कहीं चोट नहीं लगी। आई टोल्ड दैट द एम्बुलेंस हैज कम एंड ही वाज सो एक्साइटेड, नाउ अब मैं बच सकता हूँ, अब आई विल बी सेव्ड, यू नो। सो he started walking and he took 2-3 steps and slide करता हुआ चला गया. So I thought he has just fainted, you know. So I was trying to put water, उठो राजू, उठो उठो, and trying to give oxygen from my mouth. और as you know कि उसको खाने का कितना शौक था, कितना ज्यादा खाता था, and he was on a fatter side. इतनी मुझे फिर सुनिए कि nobody came to help me. Then there was one neighbor. I requested him कि प्लीज मुझे आप हेल्प करिए। फिर मुश्किल से उसको हमने एक चादर में उसको रखा। अब मुझे यही नहीं पता कि वेदर ही इज अलाइव और ही इज नो मोर, यू नो। सो मेरे लिए तो इतना बड़ा ट्रॉमा हो गया है कि आज मुझे बताते हुए भी इतनी ज्यादा, मतलब आई एम फीलिंग सो अनईजी एंड सो सैड, यू नो। Then I finally took him to the hospital and there they told me that he's no more, you know. And then, you know, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सुनी जो वो सारी जो चीजें होती हैं उसको कैरी करना, then the entire family, my mother, my sister, my daughter, everybody was COVID में था। सुनिए उस कंडीशन में we went to the hospital and then क्या बताएं उसके आगे। सुनिए मैं राजन के लिए I would like to use the ubiquitous bard, that his life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world that this was the man, you know. He was actually a very beautiful human being, you know. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सुषमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल होता है ऐसे मौके पे कहना। जो भी हम लोग कर पाए उनके साथ, जो भी हम लोग टाइम बिताया, उस टाइम को हमने, उस याद को हमने आज ताज़ा किया। मुझे लगता है शायद शुभम हमारे साथ नहीं जुड़ पाएगा। हमारे बीच में और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास समय अब बहुत कम रह गया है। हमें अपने पास समय से हम 3 मिनट आगे इसके बाद वाइंड अप कर दीजिए। इसको वाइंड अप करने के लिए मैं सबसे पहले तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करूंगा, पूरी फैमिली का जो हमारे साथ जुड़ी, उनकी, सुषमा जी का और संजय उपाध्याय जी का मैं तहे दिल से खासकर शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे बीच में आप आए, और विवेक मिश्रा जी का। और मुझे तो सचमुच शर्म आ रही है जानते हुए कि आप हमारे ग्रुप में थे, मुझे पता ही नहीं, ध्यान भी नहीं था। ये बात हैरानी की बात है। ऑल माय सन्स ठीक है, वो कॉलेज के टाइम पे हम लोगों ने किए थे काफी शोज के, याद आ गया मुझे कॉलेजेस के अंदर, तो उसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे जुड़े थे हमारे, जो डिफरेंट कॉलेजेस के थे। हो सकता है मैं नहीं याद कर रहा हूँ, सॉरी। मैं आपके कॉलेज का नहीं हूँ, मैं हूँ खालसा कॉलेज से। लेकिन खालसा के थे आप? सिद्धू जी के साथ करने आया था प्ले। मैंने कहा मैं डिफरेंट कॉलेजेस के कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े थे उस समय, जो ऑल माय सन्स के साथ थे। तो चलिए, एक अच्छा इत्तेफाक हुआ आपसे मिलने का भी। और मैं अरविंद भाई का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे एक बात कहने पे हमारे बीच में आए। और मैं रियांश का और राधे का और शुभम बारी का, जो बुरी बात तो नहीं कर पाए, लेकिन जो भी वो कहना चाहते थे वो बात समझ में आ रही थी। ये एक यादगारी मीटिंग थी राजन जी को याद करने की, उनके कामों को, उनके साथ बिताए पलों को याद करने की। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसे हमारे जो साथी हमें छोड़ के चले गए उनको हम याद करते रहें, उनकी यादगारी मीटिंग ऐसे होती रही। अगली मीटिंग हम लोग कर रहे हैं हमारे कोलकाता के श्री अजहर आलम भाई का। सब जानते हैं उनके बारे में, कलकत्ता के अंदर उमा झुनझुनवाला नाम सुना हुआ आप लोगों ने, जो हिंदी थिएटर को वहाँ झंडा बुलंद किए हुए हैं। और हालांकि उर्दू के प्रोफेसर थे, एक मैगजीन भी निकाला करते थे, पर हिंदी थिएटर के लिए और एक थेरेपिस्ट नाम है हमारा अजहर भाई का। हम अगली कड़ी में उनको याद करेंगे। अब मैं समाप्ति के लिए मैं वापस हमारे प्रताप सहगल जी को कहूँगा कि वो आए। और मैंने इसीलिए रोका था कि इस नोट पर जो सुषमा जी ने इतने अपनी तकलीफ जो हम लोगों के साथ साझा की है, मुझे नहीं लगता इसके बाद हमें और बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत तकलीफ दे मामला है। मैं बताऊं क्योंकि हम भी गुजरे हैं, मैं और मेरी पत्नी दोनों ही कोविड पॉजिटिव हो गए थे। हम दोनों अकेले रहते हैं,
बच्चे आए, संभाला उन्होंने, लेकिन हमने ये फैसला किया था कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स का बड़ी हालत ख़राब थी दिल्ली में उन दिनों, बहुत ख़राब हालत थी। वहाँ जाने का मतलब ये था कि अब बचेंगे नहीं, तो घर में ही ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया, घर में ही कंसंट्रेटर का अरेंजमेंट किया, घर में ही डॉक्टर का अरेंजमेंट किया। वी आर लकी दैट नो वी आर सेफ, हम दोनों अब ठीक हैं। तो कुछ होता है ना, अपने साथ भी जैसी चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो जो सुषमा जी ने शेयर किया वो ऐसे जुड़ गया। बहुत बहुत तकलीफ देह वो दृश्य मुझे लगता है, जब वो एक पत्नी ऐसे पुकार रही हो, आसपास लोग कितने संवेदनहीन हो चुके हैं हम लोग। शायद पता नहीं हम भी जाएं कि नहीं जाएं, कोई बुलाए ऐसे कोविड ग्रस्त, और सोचने लग जाएं क्या करें क्या नहीं करें। बड़ा दुष्कर, बड़ा कठिन समय है। जो भी है, हमने एक मिल बैठे हैं आज, उन्हें याद किया, राजन जी को। खराब लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है कि हम इस बहाने उनको हम लोग जुड़े हैं और उनको याद कर रहे हैं, और शायद ये बातें और आगे बढ़ें। शायद ये जो सब मित्र लोग हैं वो इनकी कोई स्मृतियों का कोई एक कंपेंडियम भी अगर तैयार हो सके तो, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग यहाँ बोल बाल के चले जाते हैं, उसके बाद चीज़ें वो सब जब वो शब्दबद्ध हो जाए और वो कहीं एक पुस्तक में पुस्तक का आकार ले ले, तो फिर वो कहीं ना कहीं इतिहास का हिस्सा बन जाती है। स्मृतियाँ, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जो भी लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो फिर हमारे साथ एक जीवंत दस्तावेज होता है, जिसके बहाने हम कुछ चीज़ें, कुछ समय को, उस व्यक्ति को टटोल सकते हैं। ऐसा संभव हो सके तो कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि कॉलेज ड्रामा सोसाइटी के कहने पर, और रवि तनेजा तो हमारे बहुत सक्रिय रूप से सब काम करते रहते हैं। हम में अब उतनी हिम्मत नहीं बची, हमारा जो बचे छुटे काम हैं वही हम सोचते हैं पूरे हो जाएं। पूरे तो कभी होंगे नहीं, किसी के काम पूरे नहीं होते। तो खैर जो भी है, आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करता हूँ आप अज़हर के बारे में जब भी आपको सूचना मिले, वो भी एक बड़े दुखदायी प्रसंग है, उस पर भी मिल बैठें, कुछ बात करें। मन बात करने से मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और तो कोई बात है नहीं। अपने ये चलने जाने वाला चला जाता है, बाकी उसके बाद जो भी करते हैं वो सब अपने लिए ही करते हैं। ये मान लीजिए, हम सब अपने मन की शांति के लिए करते हैं, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या ऐसे कोई स्मृति सभा करते हैं, ये सब हम अपने को मुक्त करने के लिए करते हैं। करना चाहिए, अपने को मुक्त करना चाहिए, और उन स्मृतियों को भी जिंदा रखना चाहिए, इतिहास को जीवित रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इस यादगारी मीटिंग को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच रहे। अगली कड़ी में हम लोग अजहर भाई पे, उसके बाद हम लोग जो है बसंत काशीगर भाई के ऊपर भी हम बात करेंगे, जो हमारे जबलपुर के थे। उसके बाद चंडीगढ़ के हमारे चन्नी साहब, उनकी भी याद हम ताजा करेंगे। तो आप सब इसी साथ हमारे ऐसे जुड़ते रहिए। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।